नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की हिरासत में हैं। ईडी दफ्तर से केजरीवाल ने जारी किया दूसरा आदेश। हिरासत से आदेशों पर हो रहा है विवाद। बीजेपी का आरोप, ईडी दफ्तर से नहीं जारी कर सकते आदेश। अरविंद केजरीवाल का आदेश जनता के साथ फ्रॉड है। होगी चर्चा न्यूज नाइट में। क्या अरविंद केजरीवाल का हिरासत से ऑर्डर पास करना अवैध और असंवैधानिक है? आखिर जेल से सरकार चलाने पर क्यों अड़े हैं अरविंद केजरीवाल? साथ ही चुनाव में नेताओं के बिगड़ते बोलों ने लांघी नारी मर्यादा की सभी सीमाएं। चुनाव आयोग तक पहुंचे राजनीतिक दल। दिखाएंगे 24 की चुनौती में क्या है बड़ी खबरें। साथ ही होंगी देश, दुनिया और खेल की भी खबरें। मैं हूं ऋतु वर्मा। आइए शुरुआत करेंगे सबसे पहले अभी तक की सुर्खियों के साथ। कंगना रनौत पर विवादित टिप्पणी के मामले में हिमाचल बीजेपी ने की चुनाव आयोग में शिकायत। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी चुनाव आयोग से शिकायत करके की कार्रवाई की मांग। सुप्रिया श्रीनेत पर बीजेपी हमलावर तो कांग्रेस बचाव की मुद्रा में। दिल्ली में बीजेपी ने चुनाव आयोग से मिलकर डीएमके नेता अनीता आर राधाकृष्णन और शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत के बयानों की शिकायत की। बीजेपी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के विवादित बयान पर भी किया पलटवार। वहीं टीएमसी ने बीजेपी नेता दिलीप घोष को ममता पर दिए बयान पर घेरा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी में घमासान जारी। दोनों दलों ने किया विरोध प्रदर्शन। ईडी हिरासत से केजरीवाल का एक और निर्देश। बीजेपी ने की उपराज्यपाल से शिकायत, कहा ऐसा कोई प्रावधान नहीं। चौबीस की चुनौती के लिए पहले चरण में नामांकन का काम हुआ तेज। उत्तराखंड की गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने भरा पर्चा तो छिंदवाड़ा से नकुलनाथ ने किया नामांकन। डीएमके नेता कनिमोझी थूथुकुडी से किया नामांकन। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की छठी सूची। चुनावों के लिए गठबंधनों की रस्साकशी अब भी जारी। पंजाब में बीजेपी ने सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान नहीं ले रही रुकने का नाम। कर्नाटक में जेडीएस ने 3 उम्मीदवारों का नाम किया फाइनल। पीएम मोदी ने की बेल्जियम के प्रधानमंत्री एलेक्जेंडर डी क्रूज से फोन पर बात। व्यापार, निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपसी संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा। दोनों नेता पश्चिम एशिया क्षेत्र और रूस यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर राजी। फिलीपींस के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मनीला में अपने समकक्ष एनरिक मिनालो के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। समुद्री सुरक्षा पर दिया जोर। राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखने में फिलीपींस को भारत की पूर्ण समर्थन का किया ऐलान। आईपीएल के खुमार के बीच भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का हुआ ऐलान। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 22 नवंबर से एडिलेड में खेला जाएगा। डे एंड नाइट टेस्ट। चुनाव के समय नेताओं के बिगड़ते बोल नारी गरिमा की सभी सीमाओं को लांघती हैं। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत की कंगना रनौत पर की गई भद्दी टिप्पणी। बीजेपी ने इस टिप्पणी पर महिलाओं के अधिकारों के लिए नारी न्याय को घर घर पहुंचाने वाली कांग्रेस से पूछा कि कोई महिला जिसकी नेता लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देती है, वो किसी दूसरी महिला का सरेआम भाव पूछ सकती है। अब सुप्रिया कह रही हैं कि दरअसल कंगना रनौत के लिए की गई टिप्पणी उनकी नहीं है, बल्कि किसी और ने उनके हैंडल से ये टिप्पणी पोस्ट कर दी है। इन आपत्तियों को लेकर राजनीतिक दल चुनाव आयोग तक भी पहुंचे। मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। ऋषि मुनियों की धरती और छोटी काशी के रूप में विख्यात मंडी और वहां से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत पर अपमानजनक टिप्पणी कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गई है।
पूरे मामले में पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की सफाई भी लोगों के गले नहीं उतर रही है और अब कांग्रेस पशोपेश में है कि जो तीर उनके सोशल मीडिया हैंडल से छूटा है, आखिर उसका रुख किस तरफ मोड़ा जाए। डैमेज कंट्रोल के तौर पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की महिलाओं को सामने आना पड़ा। उन्होंने भी कंगना को मंडी की बेटी बताया। कंगना जी की बात है, वो हिमाचल की बेटी है और कांग्रेस का तो हमेशा से विचारधारा रही है कि हम लोग सब महिलाओं का मान सम्मान करते हैं। हिमाचल देवभूमि है, देवी देवताओं की भूमि है, तो ऐसी कोई भी ऐसी बात नहीं है और इस बात को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद सामने आके क्लैरिफाई कर दिया है कि मैंने ना मेरी कभी ऐसी सोच थी, ना मैंने कभी ऐसा किया, और उन्होंने इसकी शिकायत भी दर्ज की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी अभिनेत्री कंगना रनौत पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में निर्वाचन आयोग से सुप्रिया श्रीनेत और पार्टी के नेता एच.एस. अहीर के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा ने इस सिलसिले में निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखा है। महिला आयोग की अध्यक्षा ने कहा है कि इस तरह का व्यवहार असहनीय है और महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। जो खुद सोशल मीडिया के इंचार्ज हों एक पार्टी की, और वो भी छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी की नेता है और बहुत बड़ी नेता है, उनके अकाउंट से ऐसा कोई कैसे ट्वीट कर सकता है। और सेम ट्वीट दो नेताओं के हैंडल से कैसे जा सकता है, और दोनों ही डिनाई कर रहे हैं। ये आफ्टर थॉट है मेरे ख्याल से जनता की रिएक्शन देखने के बाद, क्योंकि आम जनता, आम महिलाएं इस पे बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं कि किस प्रकार ऐसी एक महिला ही महिला के अगेंस्ट इस तरह के अभद्र शब्द यूज कर सकती है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सैद्धांतिक तौर पर महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने का विरोध कर रही हैं। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत खुद एक महिला हैं और उन्हें इस तरह का बयान एक महिला के खिलाफ नहीं देना चाहिए था। आप ये समझिए, जो सोशल मीडिया की चेयरपर्सन है वो कह रही है उनके अकाउंट कई लोग डील करते हैं। बहुत साफ है कि कांग्रेस की जो बातें हैं, इनके अकाउंट्स कहां से डील होते हैं, ये देश को समझना चाहिए। कौन कौन सी शक्तियां डिजिग्नेटेड डिजाइन मैसेजेस भेज देती हैं जो सीधे एज इट इज कर दिए जाते हैं, ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन किसी अज्ञात शक्तियों के हाथ में खेल रहा है। सुप्रिया जी ने बहुत साफ तरीके से बताया क्या हुआ। कांग्रेस पार्टी का इस पे बहुत सीधा समय है। ये बिल्कुल ऐसी चीज है जिसका सार्वजनिक रूप में ऐसी भाषाओं का कहीं कोई जगह नहीं है। सुप्रिया जी ने खुद कहा है कि जिससे भी हुआ है वो गलती हुई है, उन्होंने एक्सप्लेन भी किया। मेरे ख्याल से वहीं हमको मैटर रखना चाहिए। इस बीच भाजपा नेताओं ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात कर भाषा के गिरते स्तर पर लगाम लगाने को कहा है। नहीं होनी चाहिए ना, उसमें नहीं होनी चाहिए, ऐसी भाषा के इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और कमीशन के तमाम आदेश हैं, तमाम कानून हैं, उसके तहत जो गलत करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी के नेताओं का कहना है कि जो अपशब्दों का इस्तेमाल हो रहा है वह गलत है। यह चुनाव है, कोई जंग नहीं। इसमें मर्यादा का निर्वहन जरूरी है। चुनाव के मौसम में नेताओं की भाषा का मामला पहले भी उठता रहा है और इस बार भी ये मामला फिलहाल चुनाव आयोग के पास पहुंच गया है। अब देखना यह है कि आयोग इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाता है। अनुज, शैलेंद्र और ऋषि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी में घमासान जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में है। शराब घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ईडी हिरासत से दूसरा निर्देश जारी किया। अब इसी आदेश पर आम आदमी पार्टी फंसती नजर आ रही है। ईडी हिरासत से केजरीवाल के आदेश को लेकर पहले बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई और उपराज्यपाल से भी शिकायत की। मंगलवार को देश की राजधानी दो सियासी दलों के विरोध प्रदर्शनों की गवाह बनी। शराब घोटाले में ईडी द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी, तो वहीं भाजपा केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर हुंकार भरती नजर आई। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। पीएम आवास के घेराव का नारा देकर पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के पास जमा हुए कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर वहां से हटाया। आम आदमी पार्टी सड़क के साथ साथ सरकारी कामकाज में भी सियासत करने का प्रयास करती दिखाई दी।
दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ईडी की हिरासत में चल रहे अरविंद केजरीवाल के दूसरे शासनादेश का ऐलान करने के लिए मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को अब भी जनता ही की फिक्र है। आज हिरासत में है तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। इस पर भाजपा ने करारा पलटवार करते हुए केजरीवाल पर ड्रामा करने का आरोप लगाया। भाजपा ने कहा कि केजरीवाल ईडी की हिरासत में हैं और ये शासनादेश जनता को गुमराह करने के लिए है। भाजपा ने इसके खिलाफ दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ साथ ईडी का भी दरवाजा खटखटाया है। भाजपा ने इनके सामने शिकायत दर्ज कराई है। आज मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को आतिशी जी और उनके साथियों के खिलाफ कंप्लेंट की है, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के नाम से एक इलीगल ऑर्डर दिखाया और यह कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऑर्डर है और मुख्यमंत्री जी ने ईडी कस्टडी में जेल में रहते हुए ये ऑर्डर पास किया है। ये टोटल इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और ये मुख्यमंत्री के ऑफिस का मिसयूज है। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है दिल्ली के लोगों के साथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर के साथ और दिल्ली की चुनी हुई सरकार द्वारा अपने मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग किया जा रहा है, जबकि ईडी की कस्टडी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल कोई ऑर्डर भी नहीं पास कर सकते और ऐसा कोई प्रावधान और ऐसी कोई स्टैच्यू नहीं है। सीएम के इस्तीफे की मांग करते हुए भाजपा ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। सचिवालय की तरफ बढ़ रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने उन पर पानी की बौछारें छोड़ी। पुलिस ने दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। भाजपा लगातार कह रही है कि केजरीवाल को पद छोड़ना होगा। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा लेकर रहेंगे। पुलिस अपना काम करे लेकिन केजरीवाल का इस्तीफा लेकर रहेंगे। केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा। केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा। दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। आज 9 साल बाद उनको याद आ रहा है कि हाँ, पानी नहीं दे पाए, सीवर नहीं दे पाए, आज कह रहा है बिजली दवाई नहीं दे पाए। तो ऐसे भ्रष्टाचारी को यथाशीघ्र उसका इस्तीफा हो, नहीं तो उसको बर्खास्त किया जाए। कभी शराब घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली कांग्रेस के सुर अब बदले हुए हैं। जानकारों का कहना है कि चुनावी सियासत की मजबूरी ने कांग्रेस को इस मामले में बदल दिया है। उनको ये लगा कि केजरीवाल को अरेस्ट करने के बाद इंडिया अलायंस टूट जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और वो हुआ नहीं और मुस्तैदी से कांग्रेस खड़ी है अपने पार्टनर्स के साथ। तो जो भी कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी, उसका कोई असर नहीं होने वाला है दिल्ली में। एक तरफ सड़कों पर सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ शराब घोटाले की जांच भी तेजी से जारी है। इस मामले की एक और प्रमुख आरोपी और बीआरएस नेता के कविता को मंगलवार को भी राहत नहीं मिली। ईडी द्वारा उनकी हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। वहां से अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में दे दिया। के कविता की जमानत अर्जी पर 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। उधर अदालत से राहत पाने का इंतजार कर रहे केजरीवाल की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगी। केजरीवाल ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 28 तारीख तक ईडी की कस्टडी में है अरविंद केजरीवाल, लेकिन उसी दौरान 2 आदेश जो पास किए गए हैं, जो पहुंचाए गए हैं अपने मंत्रियों तक, ईडी की कस्टडी से बाहर आए हैं, उसे लेकर लगातार विवाद बढ़ रहा है। इसी पर होगी चर्चा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पता का चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा।
उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भले ही सीएम अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हों, लेकिन दिल्ली की जनता को लेकर वो लगातार आदेश जारी कर रहे हैं। वो जेल से सरकार चलाने का दावा कर रहे हैं। यही नहीं, बैक टू बैक उन्होंने 2 आदेश भी जारी करे हैं। इसी पर आधारित आज हमारा विशेष भी है कि जेल से सरकार चलाने पर क्यों अड़े हैं अरविंद केजरीवाल। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुजा कपूर, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, पीयूष जोशी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपकी विचारधारा से सहमत हैं आप, और डीके दुबे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। पीयूष जी, सबसे पहले रुख आप ही की तरफ करना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, मुख्यमंत्री के दफ्तर का दुरुपयोग है, जिस तरह से 2 आदेश जारी किए जा रहे हैं। राजनीतिक आरोप है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली वासियों की इतनी चिंता है, तो वो क्यों इस बात पे अड़े हैं कि वही जेल से इस पूरी सरकार को चलाएंगे? क्यों नहीं किसी को जिम्मेदारी दी जाती है? आतिशी जी के पास तकरीबन 14 विभाग हैं, इस समय वो देख रही हैं। देखिए ऋतु जी, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की पूरी सेकेंडरी लीडरशिप को जो केजरीवाल जी के गिरफ्तार किए जाने से पहले ही जेल में डाल दिया गया था, उसके बाद में एक सर्वे किया गया था दिल्ली वासियों के बीच में, और दिल्ली वासियों के बीच में सर्वे करने के बाद में ये उसका रिजल्ट आया था कि भाई अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली की सरकार चलाएं, चाहे उन्हें अरेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि 5 साल केजरीवाल के नाम से ही वोट मिला है और केजरीवाल दिल्ली के सबसे सशक्त और सबसे ज्यादा विश्वसनीय चेहरा है। तो यदि वो जेल से, क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशनली तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन होता नहीं जब तक आपको 2 साल की जेल नहीं मिले तब तक, तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो चला सकते हैं और वो चला रहे हैं। जब तक उन्हें उचित लगेगा तब तक वो चलाएंगे। यदि उन्हें लगेगा कि भाई ये व्यवहारिक नहीं बच रहा है चलाना, तब वो किसी को डेप्यूट करेंगे। हो सकता है रिमांड एक्सटेंड नहीं की जाए, यदि 10 या 15 दिन की रिमांड ही है मान लीजिए, और उसके बाद में उन्हें जमानत मिल जाती है। वैसे तो मुझे आशा नहीं लगती, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को जेल में डालती है, तो साल भर जमानत होने के विरोध में ईडी बहुत ही प्रकटता से, जो आप कह रहे थे अगर 28 को जमानत मिल जाती है, तो इसलिए भी ये सोचकर भी उन्होंने अभी अपनी जिम्मेदारी किसी को दी नहीं होगी। एक बात जो पीयूष जी आपने कहा कि ये असंवैधानिक या अवैध नहीं है, उस पर जानकारी ले लेते हैं। डीके दुबे साहब हमारे साथ हैं। अव्यावहारिक हो सकता है, असंवैधानिक नहीं है। अव्यावहारिक हो सकता है, असंवैधानिक नहीं है ना। तो फिर अगर अव्यावहारिक और नैतिकता को लेकर बात करने की फिर जरूरत होगी पीयूष जी, क्योंकि अव्यावहारिकता से ज्यादा बड़ी बात नैतिकता है। पीयूष जी, डीके दुबे जी से हम पूछ लें। जी डीके दुबे जी, इस विषय पर एक इलस्ट्रेशन पहले ही आ चुका है। जयललिता जी 2001 में उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन शुरू हुआ था, और प्रोसिक्यूशन शुरू होने के बाद वो मामला 2011 में सुप्रीम कोर्ट तक आया था, और सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने यह कहा था कि चूंकि जयललिता के साथ मैंडेट है, जयललिता को ही मुख्यमंत्री वहां पर बनाया गया है, इसलिए जयललिता को कैसे हटाया जा सकता है या जयललिता कैसे मुख्यमंत्री नहीं रह सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि ये जो देश है ना, ये मैंडेट से नहीं चलता, ये संविधान से चलता है, ये कानून से चलता है, और कानूनन वो जेल में बैठकर कोई ना तो मीटिंग कर सकती हैं, ना कोई काम कर सकती हैं, और ना ही कैबिनेट का कोई डिसीजन ले सकती हैं। चूंकि वो नहीं ले सकती हैं और पब्लिक सर्वेंट हैं, इसलिए उनको इस्तीफा देना ही एक सोल्यूशन होगा। और बाद में जयललिता ने अपना इस्तीफा दिया था, 2 बार इस्तीफा दिया है एक मामले में, 2 बार, मतलब एक बार भी नहीं, 2 बार इस्तीफा दिया है। पन्नीर सेल्वम को मुख्यमंत्री बनाया था, फिर दोबारा भी पन्नीर सेल्वम को मुख्यमंत्री बनाया था। ये इलस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट तक आ चुका है। दूसरी बात ये होती है कि जब भी सरकार होती है तो सरकार
गवर्नर या प्रेसिडेंट की होती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जहां पर बैठता है वहां पर एलजी की सरकार होती है। एलजी की सरकार के लिए एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जिसका एक तरीका है। तो व्यवहारिक रूप से हम ये जरूर कहते हैं कि ये फला व्यक्ति की सरकार है, लेकिन हकीकत में कॉन्स्टिट्यूशनली एलजी की सरकार है। एलजी की सरकार को एडवाइस करने के लिए एड एंड एडवाइस के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मुखिया के रूप में चीफ मिनिस्टर होता है। चीफ मिनिस्टर कैबिनेट की मीटिंग अगर नहीं ले सकता है तो चीफ मिनिस्टर का डिसीजन भी डिसीजन नहीं होता है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आपको याद होगा कि इंदिरा नेहरू गांधी के जजमेंट में कह चुकी है कि प्रधानमंत्री का डिसीजन अकेला डिसीजन नहीं होता। डिसीजन का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन होना, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन अगर नहीं है तो प्रधानमंत्री के द्वारा रिकमेंडेशन की जाती है। अगर कोई बात प्रधानमंत्री के द्वारा कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो डिसीजन अवैध है। अब यहां पर जो सवाल पैदा होगा वो ये होगा, क्या अरविंद केजरीवाल जी जेल में बैठकर बिना कैबिनेट की बैठक लिए, बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक लिए कोई डिसीजन अगर लेते हैं तो वो डिसीजन वैध है क्या? क्योंकि इंदिरा नेहरू गांधी में पहली बड़ी बेंच कह चुकी है। इसलिए यहां पर अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा किसी हिरासत में कोई डिसीजन लेना, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही उनके साथ नहीं होगी तो वो निर्णय ले कैसे सकते हैं अकेले, क्योंकि अकेला निर्णय तो वैध ही नहीं होता। ये तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, बड़ी बेंच और इंदिरा गांधी के मामले में कह चुका है। इसलिए यहां पर मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद या कस्टडी में जाने के बाद संवैधानिक रूप से, कानूनन उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं बचता सिवाय इस्तीफा देने, और नहीं तो फिर कल एलजी को आगे चलकर डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई उसकी काउंसिल मिनिस्टर है कहां, कैसे डिसीजन लेंगे वो। और क्या, और ये भी बात है डी के दुबे जी कि हिरासत से और जहां पूछताछ हो रही है वहां से वो कोई लेटर जारी नहीं कर सकते, कोई सरकारी फाइल नहीं देख सकते। पीयूष जी, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिस लेटर को दिखाया है आतिशी ने, क्या वो लेटर सही है, क्या फ्रॉड है, ये फर्जीवाड़ा है? आपके पास आती हूं पीयूष जी, पहले अनुजा जी के पास एक रुख कर लो। अनुजा जी, पीयूष जी का कहना है कि जनता ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री बने रहें, दूसरी तरफ उनका कहना है कि सारे मंत्री चाहते हैं कि केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बने रहें। तो आपकी चिंता केजरीवाल के जेल के अंदर से सरकार चलाना है, ये आपकी चिंता है, या आपकी चिंता दिल्ली वासियों की परेशानियां हैं? जय श्री राम। चिंता यही है कि अरविंद केजरीवाल वॉक द टॉक नहीं करते, जो बोलते हैं उससे यू टर्न मारते हैं। ये कहकर आए थे कि जब भी किसी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाए तो अपने आप को रिजाइन कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो एक अब ऐसे पोजीशन पे होते कि जिनको ये नहीं मालूम है कि, जैसे कि मेरे भाई खुद बोल रहे थे कि बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, ये एक लीगल एस्पेक्ट है, आप इसके ऊपर डिबेट नहीं कर सकते हैं। ये इनका पब्लिक मोरालिटी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बनती है। जैसे कि यहाँ पे दुबे साहब है, उन्होंने भी कहा कि ये एक ऑलरेडी रिटन प्रेसिडेंट की तरह इंदिरा गांधी के टाइम पर रखा गया। आपको यह भी देखना है कि जिस हिसाब से आपने अभी एक अनएथिकल ऑर्डर्स के मामले में आपने बात करी, जो मुझे नहीं लगता कि वहां से निकले भी थे, और अगर निकले हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज ये बताती है कि वो उनको कभी भी उनके हाथों में कभी कंप्यूटर या कोई पेपर या डॉक्यूमेंट या पेन या कहीं, और था कौन जो इनका मीडिएटर था बीच में, जिसने वो एक पर्चा जो है वो सौरभ भारद्वाज को दिया। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी, आप सौरभ भारद्वाज और आतिशी के ऊपर विश्वास नहीं करते? क्या आपको डर है कि सत्ता आपके हाथ से निकल जाएगी, वापस आपको नहीं मिलेगी? जिस तरीके से आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनएथिकल तरीके से सुनीता जी को अपनी कुर्सी पे बैठाकर आपने अपने मन की बात उनके मुंह से निकलवाई, क्या वो सही था? आपको यह भी देखना होगा कि क्या आपने कोई कोर्ट का ऑर्डर लिया था? कोई, अगर आपको घर वहां पे कोई फाइल्स देखनी है, कोई किसी भी तरीके का आपको ऑर्डर पास करना है, क्या आपको किसी कोर्ट ने ऑर्डर दिया था? क्या आपने अपनी याचिका कोई कोर्ट में लगाई थी? आप क्या ये भूल रहे हैं कि 239 AA आर्टिकल जो है, जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्ट है, आप उसके अंदर खड़े सम्मिलित नहीं हो पाते, क्योंकि आपको या तो आप बेल पर बाहर रहिए तो आप अपनी गवर्नमेंट चला सकते हैं। तो आप किस ओहदे से और किस हैसियत से आप अंदर जेल के अंदर आप इस तरीके का काम कर रहे हैं? आप इवन एज अ CM आप हेड है NCCSA के भी, तो आप किस ओहदे से कर रहे हैं सर, जब आपको वहां पर पोस्टिंग्स
ऑफ आपके ब्यूरोक्रेट्स का भी आपको देखना है। पीयूष जी आपने स्वीकार करा जी। अनुजा जी एक बार जवाब पीयूष जी से भी ले लें। पीयूष जी आपने ये तो स्वीकारा है कि अव्यावहारिक है, अव्यावहारिक में ही बहुत सारे सवाल उठते हैं कि किस तरह से सरकार चलेगी, जहां इस समय मसला ये भी है कि जो 2 निर्देश दिए हैं वो भी एक तरह से अवैध कहे जा रहे हैं कि वो निर्देश कैसे उनके नाम पर जारी किए जा सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल घिरते तो साफ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, गिरते तो वो उसी दिन से समझ में आ गए थे जब प्राइम अप्रूवर शरद रेड्डी को बनाया था। आप एक चीज समझिए कि शरद रेड्डी को जिस तरीके से आपने प्राइम अप्रूवर बनाया, शरद रेड्डी ने पहले न्यायालय के सामने जाके बोला कि मुझे बयान देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पीयूष जी मैं आपसे उम्मीद कर रही थी कि आप मेरे सवालों का पहले जवाब देंगे। मैडम मेरी बात आपने बाकी दोनों पैनलिस्ट को 2-2, 2.5 मिनट के मोनोलॉग दिया। आप मेरी बात 1 मिनट सुन लीजिए। 1 मिनट से ज्यादा मैं वैसे भी नहीं बोलता हूँ। ठीक है, अब बात तो समझ लीजिए। मेरा ठीक है, आप शरद शेट्टी पे कहना चाह रहे हैं, पहले उन्हीं पे कह लें। एक लड़ाई जो होती है ना, लड़ाई क्यों होती, कैसे पता पड़ता है कि ये लड़ाई सही है, आरोप सही है कि नहीं है। आप ये समझिए कि यदि शरद रेड्डी पीएमएल एक्ट के अंदर जेल में बंद है तो इसका मतलब उनके सारे अकाउंट्स फ्रोजन है, उनके पर्सनल अकाउंट फ्रोजन है, उनकी कंपनी के अकाउंट फ्रोजन है। यदि फ्रोजन अकाउंट में से वो व्यक्ति जाके 5 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लेता है और ईडी को पता नहीं पड़ता कि भाई, और वो हैंड ओवर भी कराता है भारतीय जनता पार्टी को, तो लड़ाई 2 तरीके से लड़ी जा रही है। क्योंकि ये तो बिल्कुल सीधी सीधी साजिश है कि आप पहले पूरी सेकेंडरी लीडरशिप को अंदर बंद कर दीजिए और फिर प्राइमरी लीडरशिप जो अरविंद केजरीवाल जो राष्ट्रीय कन्वीनर भी है उनको भी जेल में बंद कर दीजिए। सेकेंडरी लीडरशिप पे क्यों नहीं सड़क पे उतरे थे आपके सारे कार्यकर्ता पीयूष जी? मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर क्यों नहीं सब लोग उतर आए थे? क्यों नहीं उस समय अरविंद केजरीवाल सड़कों पे ही बैठे हुए थे? उसका भी प्रखर विरोध हुआ जब सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया। उसका भी प्रखर विरोध हुआ। आप वीडियोस जाके निकाल सकती हैं। कार्यकर्ता तो देखिए, उसके नेता को आप गिरफ्तार करेंगे तो वो बिल्कुल विरोध करेगा। रही बात अव्यावहारिक इसीलिए है कि जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जी ने भी कहा है कि भाई, दुबे जी ने भी कहा कि भाई ये प्रॉब्लम्स होता है, आपको हर बार कोर्ट का आपको परमिशन लेना पड़ेगा, आपको कोई बैठक करना है, आपको कोई ऑर्डर पास करना है तो आपको माननीय न्यायालय में आपको आवेदन देना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा। पर वो अव्यावहारिकता के थ्रू भी एक पॉलिटिकल चैलेंज देने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से सैबोटाज किया है दिल्ली की सरकार को, पीयूष जी जनता की चुनी हुई सरकार, एक मंत्री जनता का चुना हुआ, तो क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल को अपने अन्य मंत्रियों पर इतना भरोसा है कि वो सरकार किसी पे छोड़े? अव्यावहारिकता को लेकर जो समस्याएं हैं, देखिए सवाल सुनिए पीयूष जी, सवाल आज शुचिता और काम करने के तरीके पे उठ रहा है। पीयूष जी आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि जेल से फर्जी निर्देश जारी करने पड़ रहे हैं? क्या मजबूरी है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को झूठे पर्चे जनता को दिखाने पड़ रहे हैं? चिंताएं अगर हैं। 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप फर्जी अभी कैसे बोल रहे हैं? जांच हो गई क्या कि केजरीवाल जी ने जारी नहीं किया है? आप अभी से उसको फर्जी बोल रहे हैं? आप तो सीधे सीधे सिरसा जी की बात नहीं पीयूष जी फर्जी इसलिए कह रहे हैं कि ईडी की हिरासत में, सर इतना आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं, और डीके दुबे जी भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। ईडी की हिरासत में आप किसी सरकारी फाइल को न देख सकते हैं न दस्तखत कर सकते हैं। दुबे जी इस पे अगर आप क्लैरिटी दें थोड़ी। अरे मैडम, न्यायालय की परमिशन लेके तो दिया जा सकता है ना, क्यों नहीं दिया जा सकता? तो आपको तो पता होगा, आप तो पार्टी के ही हैं, आपको तो पता होगा। नहीं, मुझे कैसे पता होगा मैडम? ना मैं उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हूं, ना मैं चीफ मिनिस्टर हूं, और अल्टीमेटली सरकार किसको चलाना है? पीयूष जी आप डिफेंड कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। आप ये कह रहे हैं कि मैं आरोप लगा रही हूँ, मुझे गलत बता रहे हैं आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी गलत कह रही है, और आप फिर ये कह रहे हैं कि उन्होंने परमिशन ली होगी लेकिन मुझे जानकारी नहीं है कि नहीं। आपके पास क्या प्रूफ है कि वो फर्जी आदेश है? कैसे आप बता रहे हैं कि फर्जी है कि नहीं? उन्होंने प्रोसीजर फॉलो करके आदेश पारित किया है कि नहीं? पीयूष जी जब आतिशी मीडिया में आके एक पेपर दिखाती हैं कि ये निर्देश उन्होंने जारी किया है, तो वो वर्बली भी कह सकती थी ना। एक पेपर पे निर्देश दिखाना कि सीवर बंद है, कल सत्येंद्र जैन का ये दिखाना कि दवाएं नहीं पहुंच रही हैं, दवाएं कैसे पहुंचे इसकी चिंता है, इसकी बात हो रही है। सरकार काम कर रही है और अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं भरोसा अपने किसी भी मंत्री पे? नहीं, बिल्कुल भरोसा है। और जहां तक मेरी बात है, जो जब तक कि एलजी, मुझे ऐसा लगता है कि अगले 15 से 20 दिन के अंदर एक नया डेवलपमेंट देखेंगे जब एलजी राष्ट्रपति शासन की जो है वो सिफारिश करने वाले हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये होना ही है, ऐसा मेरा मानना है। और तो ये जब तक ये अल्टीमेटली होगा ही, ये आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से केजरीवाल की सरकार को सैबोटाज करने के लिए, माफ करिएगा पीयूष जी मैं यहाँ रोकूंगी आपको। पीयूष जी झारखंड में
कोई राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। लालू प्रसाद यादव जब गिरफ्तार हुए तो उन्होंने अपनी पत्नी को एक पूरी सत्ता सौंपी, हेमंत सोरेन ने एक मुख्यमंत्री को सौंपा अपना पूरा राज्य, और फिर वो लोग जेल गए। विकल्प ये भी है, विकल्प चुनना होता है मुखिया को। अगर मुखिया को सिर्फ अपने लिए विकल्प चुनना है तो वो पूरी जनता को मुसीबत में डाल सकता है। डीके दुबे जी, क्या जब जब तमाम आरोप लगे, मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा दिया और दूसरा मुख्यमंत्री बनाया और वो जेल गए और राज्य का कारभार चल रहा था, क्या ये विकल्प अरविंद केजरीवाल के पास नहीं था? बिल्कुल है, और उसका कारण है क्योंकि जेल के अंदर से या कस्टडी के अंदर से आपको अनुमति तो छोड़ दीजिए, आपको कोई बात जानने की भी अनुमति नहीं होती, क्योंकि कोर्ट ने आपको एजेंसी को इसलिए दिया है कि एजेंसी के जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब ढूंढे जा सकें, ना कि इसलिए कि वहां पर बैठकर सरकार चला सकते हैं या कोई अपना बिजनेस कर सकते हैं। इसलिए यहां पर पहले भी जितने भी मुख्यमंत्री रहे, ऐसा 5 बार प्रकरण आया है, ऐसा सूचना है कि 5 बार प्रकरण आया है और 5 बार अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने पहले इस्तीफे दिए हैं और अपने स्थान पर पार्टी के बिहाफ पर मुख्यमंत्री को चुना है। क्योंकि जो विधायक दल होता है, विधायक दल अपना नेता चुन लेता है। जब कोई व्यक्ति कस्टडी में है तो फिर विधायक दल कैसे डिसीजन लेगा, कैसे नेता चुन सकता है? तो विधायक दल यहाँ पर नेता चुनकर किसी न किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है, और कोई अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, मुख्यमंत्री तो विधायक दल ही बनाता है। यहां पर साफ सी बात है, जब अरविंद केजरीवाल ना तो पार्लियामेंट ना तो हाउस अटेंड कर सकते हैं, ना ही कैबिनेट की बैठक ले सकते हैं, ना ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक ले सकते हैं, ना ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बैठक ले सकते हैं, ना ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो फिर आप मुझे बताइए कि मुख्यमंत्री क्यों रहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री क्यों बैठेगा जब उसको अधिकार नहीं होगा? जिस पद के लिए उसको चुना गया है उस पद का कोई भी फंक्शन करने का उसको अधिकार नहीं होगा, तो फिर वो क्यों रहेगा? इसलिए भारतीय राजनीति में ये पहला प्रकरण है जब कोई मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर, छोड़ दीजिए संवैधानिकता के आधार पर भी इस्तीफा नहीं दे रहा है। मुझे लगता है पीयूष जी, बात अव्यवहारिकता की नहीं है, बात नैतिकता की है लगातार जो हो रही है। अगर दिल्ली वासियों को दिक्कत हो रही है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से या इस समय हिरासत में वो हैं उससे अगर समस्याएं हो रही हैं, तो एक सिलसिला था जब एक एक करके तमाम मंत्री इसी शराब घोटाले में बंद हो रहे थे, तो क्यों नहीं किसी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सोचा अरविंद केजरीवाल ने? अनुजा जी, क्या आम आदमी पार्टी एक इतने बड़े मैंडेट को बहुत ही, आपको लगता है कि एक हल्के में लेकर दिल्ली वासियों की परेशानियों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि पीयूष जी का कहना है कि उपराज्यपाल आने वाले समय में राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, ये भी एक भविष्यवाणी कर रहे हैं पीयूष जी। भविष्यवाणी करना आम आदमी पार्टी की पुरानी फितरत है। उन्होंने तो मनीष सिसोदिया को भी कह दिया था, उन्होंने कह दिया था सत्येंद्र जैन भी जा रहे हैं, उन्होंने तो राघव चड्ढा तक के लिए भी बोल दिया था और संजय सिंह के लिए भी बोल दिया था, इसलिए राघव चड्ढा तो बाहर ही भाग गए। तो अब आप देखिए कि सिचुएशन सारी सामने बिल्कुल साफ है। अरविंद केजरीवाल जैसे से हमेशा से कहते आए हैं कि मैं जनता का रुख करना चाहता हूँ, जनता का रुख करते नहीं। एक्साइज पॉलिसी बनाने के टाइम पर भी RWA से औरतों से बात नहीं करी थी, स्कूलों के आसपास में सब खोल दिया था। तो ये झूठ बोलते रहते हैं, मैं जनता पता नहीं कौन सी जनता से बात करते हैं और कौन सी जनता ने आकर इनको कान में आकर ईडी के जब ये जहां पे जब ये झूठ इनके पकड़े जा रहे थे और ये मौन व्रत धारण हो गए तो एकदम से गजनी हो गए थे कि 171 फोन्स डिस्ट्रॉय हो गए, जिसमें से उनका एक फोन है, 170 फोन्स हुए थे उनमें से अब एक फोन इनका भी है जहां पे ड्यूरिंग बात करते हुए ईडी के इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको अपना फोन भी याद नहीं आ रहा है। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को वहां पर बात कर रहे हैं कि ये ऑर्डर्स पास कर रहे हैं। तो मुझे जहां तक बिल्कुल लगता है कि जिस तरीके से हम शेड्यूल्ड पोस्ट अपने फेसबुक पे लगाकर रखते हैं ना, ये शेड्यूल्ड कुछ किया है इन्होंने, जिसके अंदर ये भारद्वाज जी और आतिशी जी अपना गेम प्ले कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी इस बात का डर है कि क्योंकि सीएम वो बन नहीं सकते। सीएम का रूप तो सुनीता जी सामने आके दिखाई चुकी हैं और अरविंद केजरीवाल जी ने साफ तौर पे दिखा दिया कि मैं किसी पे विश्वास नहीं करता। आप ये देखिए कि कितनी बड़ी बात कह दी थी हाईकोर्ट ने दिल्ली मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज को कि वी विल सेंड यू टू जेल। जिस हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं उसमें तो हाईकोर्ट ने पहले ही कह दिया कि तुम्हें अंदर गिरफ्तार कर देंगे, और उसी हेल्थ लैबोरेटरी से और उसी बहुला क्लिनिक से रिलेटेड तो कौन सी चिंताओं की बात कर रहे हैं? आप बोल दीजिए ये दोनों भी रिजाइन कर दे। अगर ये इतने नाकाबिल हैं, आपके भारद्वाज जी और आतिशी जी इतने नाकाबिल हैं, पीयूष जी तमाम मंत्री हैं तमाम विभागों को संभालने के लिए, सीएम इनको अगर वो इतने जिम्मेदार मंत्री नहीं है तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक मजबूत टीम नहीं बनाई।
कि उन्हें आज सीवर की देखभाल से लेकर दवाई डिस्पेंसरी में मौजूद हो, इस तक के निर्देश देने पड़ रहे हैं। इस स्तर पर आप सोचिए। देखिए, मेरा ये कहना है कि जहां तक रही बात की मजबूत टीम की है या नहीं है, तो देखिए जब मजबूती, तो जब जिम्मेदारी आती है तो अपने आप डेवलप हो जाती है। कौन मजबूत रहता है और कौन कमजोर रहता है वो अपने आप सामने आ जाता है वक्त के साथ में। जिम्मेदारी के निर्वहन से पता पड़ता है कौन मजबूत है कौन नहीं है। रही बात अरविंद केजरीवाल जी की, तो मुझे पर्टिकुलरली पर्सनली लगता है, मैं आम आदमी पार्टी का कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि उनके पास में बहुत आने वाले समय में ज्यादा ऑप्शंस बचने वाले नहीं हैं। या तो राष्ट्रपति शासन एलजी, क्योंकि अल्टीमेटली लगाने ही वाले हैं, एलजी केंद्र सरकार के निर्देश पे काम करते हैं, या फिर उनको चेंज करना पड़ेगा मिनिस्टर और उन्हें नया चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। बहुत लंबे समय तक जेल से सरकार चलाना केजरीवाल जी के लिए संभव नहीं हो पाएगा, ऐसा मेरा खुद का निजी मानना है। तो अल्टीमेटली चेंज तो आना ही है। रही बात की काबिलियत की या नाकाबिलियत की, तो समय के साथ पता पड़ेगा। दिल्ली की जनता के पास में अभी आप जाएंगे लोकसभा में, उसके बाद में दिल्ली विधानसभा चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है, तो अपने आप पता पड़ जाएगा कि किसने दिल्ली की जनता के लिए कितना काम किया, कितना काम नहीं किया। 3 चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को पता पड़ ही चुका है कि केजरीवाल जी ने कितना काम किया है, मुंह की खा चुके हैं, इसीलिए तो जेल में बंद कर दिया है। तो यही बात है कि भाई आप चुनाव में हरा नहीं सकते हैं तो आप सैबोटाज करिए। आप चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, आप किसी को भी जेल में बंद कर दीजिए और वहां पे उस पार्टी को कमजोर करिए, उसकी सेकेंडरी लीडरशिप को भी जेल में बंद कर दीजिए। और बिना अभी तक कोई भी चीज प्रूव हुए, 2 साल से तो इन्वेस्टिगेशन है। ठीक पीयूष जी, चुनाव सर पर है, चुनाव ही सब कुछ बताएगा। अनुजा जी, लास्ट कमेंट आपका, क्योंकि पीयूष जी ने बड़े आरोप आप ही पे लगाए हैं। देखिए, मुझे इस बात का भी बहुत खेद है कि आपके अरविंद केजरीवाल जी को हाई कोर्ट से बेल नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट रात को उनको सुनने नहीं गया था। तो इस बात को मैं आपको बता दूं कि आप अपने पॉकेट में कोर्ट को नहीं रखते हैं, और जिस तरीके की भाषा आप अभी यूज कर रहे हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोर्ट हमारी पॉकेट में है। कोर्ट किसी की पॉकेट में नहीं होता, आपकी पॉकेट में भी नहीं है। और अगर बेल, अगर सत्येंद्र जैन को, मनीष सिसोदिया को और अब अरविंद केजरीवाल को, जहां पर अभी डिनाई हो चुकी है, और कल आपकी बेल की फिर से सुनवाई है, आप मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट से आपने अपना विड्रॉ क्यों किया था अपनी पिटीशन को, वो आप भी जवाब देंगे, क्योंकि आपको डर था कि वहां से एक कविता को भी वहां से बेल नहीं मिली। तो ये आपका डर है जो सामने आ रहा है भाई साहब बार बार। और अगर आप अंदर है जेल में, आपके सारे यूनियन मिनिस्टर्स अंदर है, आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो वो आपको सोचना होगा कि उनको बेल पर बाहर क्यों नहीं भेजा जा रहा है, और उनके इतने कौन कौन से एलिगेशंस के साथ जो उन्होंने कन्विक्शन की तरफ वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये आपको देखना होगा कि क्यों सीबीआई के अंदर, क्यों पीएमएलए के अंदर उन लोगों को अभी तक उनको बेल नहीं मिल रही है। तो ये आपका डर जो आप बार बार कह रहे हैं एलजी प्रेसिडेंट रूल लगा देगा, उसकी चिंता मत कीजिए। जो भी होगा यहाँ पर कोर्ट के ऑर्डर से, और यहाँ पर जो भी होगा वो यहाँ पर प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के हिसाब से होगा। आप लोगों के हिसाब से ना तो हम एफबीयू बनाते हैं जो जजेस को जाकर या ब्यूरोक्रेट्स। बिल्कुल अनुजा जी, जो लगातार आरोप, राजनीतिक आरोप जो लग रहे हैं पीयूष जी आप पर, उसके साथ साथ कथित शराब घोटाले को लेकर जो अनियमितताएं हैं, उनका आरोप राजनीतिक पार्टियों ने, और जांच की शुरुआत होने से पहले ही जनता की तरफ से एक बड़ा विरोध इस पूरी शराब नीति को लेकर सामने आया था, जो पूरी दिल्ली ने देखा है। और अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी न सिर्फ न्यायालयों पर हमला कर रही है, संवैधानिक संस्थानों पर हमला कर रही है, और सभी को एक तरह से बता रही है कि राजनीति से प्रेरित है, तो चुनाव सर पर है। 2 चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव है, ये न्याय करेंगे उन तमाम आरोपों का भी। बहुत बहुत धन्यवाद डीके दुबे आपका, पीयूष जी आपका, और अनुजा जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी खबरें कुछ और। देखते रहिए डीटी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या, एप्सिलॉन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग एप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की,
जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू, नकली बिल। यूपीआई कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है। पनवेल? हाँ, निकलिए। सिर्फ बोला। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाओ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और आइए अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मियों के बीच आज पहले चरण के लिए धुआंधार नामांकन हुए। दरअसल पहले चरण के लिए बिहार की 4 सीटों को छोड़कर नामांकन दाखिल करने का कल आखिर दिन है। इस वजह से नामांकन प्रक्रिया में काफी तेजी दिखाई दी। इस दौरान रैलियां और रोड शो भी देखने को मिले, जहां नेता जनता से वोट की अपील करते नजर आए, वहीं अपनी अपनी जीत के दावे भी करते दिखाई दिए। 18वीं लोकसभा के लिए पहले चरण में 102 सीटों पर 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए नामांकन ने रफ्तार पकड़ ली है। कांग्रेस, बीजेपी समेत विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने भव्य रोड शो किए और नामांकन दाखिल किए। केंद्रीय मंत्री और डिब्रूगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल ने भव्य रोड शो के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। तो असम के लखीमपुर से बीजेपी उम्मीदवार प्रदान बरुआ ने भी नामांकन किया। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल पश्चिम संसदीय सीट से नामांकन भरा। उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। तो टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार माला राज्य लक्ष्मी शाह ने भी नामांकन किया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर लोकसभा सीट से सुधीर मुनंगम टिवार ने और पुडुचेरी से एनडीए उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल किया। नॉमिनेशन फाइलिंग के इस शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी और हमारे यहाँ के सीनियर लीडर्स और बीजेपी का कैंडिडेट्स वेस्ट सियांग के तीनों तोपिन एते, न्यामार करबक और केंतोजिनी, हम लोग सब मिल करके नॉमिनेशन दे करके आया है। राष्ट्र हित के लिए माननीय मोदी जी का जो संकल्प है, उस संकल्प का विजय होना चाहिए। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कामरूप से कच्छ तक मेरे देश की जनता, भारत माता के सभी देशभक्त सपूत, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी रंग का हो, कोई भी पक्ष का हो, वो हमारे देश के गौरव बढ़ाने में उसका योगदान प्राप्त हो। बीजेपी के अलावा कांग्रेस और विपक्षी दलों के उम्मीदवारों ने भी नामांकन दाखिल किया। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नकुल नाथ ने अपना नामांकन दाखिल किया। तो असम के जोरहट सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई ने और उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जोत सिंह गुनसोला ने नामांकन किया। नागालैंड से कांग्रेस उम्मीदवार एस जमीर और पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस उम्मीदवार डॉक्टर सी मर्री ने भी नामांकन दाखिल किया। वहीं डीएमके सांसद करीमोजी करुणानिधि ने थूथुकुडी संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। मुझे पूरा भरोसा है कि छिंदवाड़ा की जनता अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे फिर से देगी। पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया 20 मार्च को शुरू हुई थी। पहले चरण के लिए उम्मीदवार इस महीने की 27 तारीख तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। हालांकि पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर होली के चलते नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 28 मार्च रखी गई है।
और चुनाव के लिए गठबंधनों में रस्साकशी अब भी जारी है। पंजाब में बीजेपी ने सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान रुकने का नाम नहीं ले रही। इस बीच कर्नाटक में जेडीएस ने 3 उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर दिया है। तमाम और दलों की ओर से भी सूची जारी करने का काम जारी है। देश भर में चुनावी हलचल तेज होती जा रही है। सभी दल अपनी तैयारियों को धार देने में लगे हैं। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी जारी है। भाजपा ने लोकसभा उम्मीदवारों की 6ठी सूची जारी की। सूची में राजस्थान के लिए 2 और मणिपुर के लिए 1 उम्मीदवार का नाम घोषित किया है। पार्टी ने करौली धौलपुर से इंदु देवी जाटव, दौसा से कन्हैयालाल मीणा और इनर मणिपुर से धौना ओजम बसंत कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने 543 सदस्यीय लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 401 सीट पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भाजपा के साथ साथ अन्य दल भी उम्मीदवारों के नाम घोषित करते जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। उम्मीदवार उतारने के साथ साथ विभिन्न राज्यों में दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर भी मंथन जारी है। महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना एनसीपी में सीटों को लेकर लगभग सहमति हो चुकी है। इसकी घोषणा 28 मार्च को संयुक्त प्रेस वार्ता में होगी। उधर महाविकास अघाड़ी में खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही। सोमवार रात शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बावजूद एमवीए में सीटों को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही। एमवीए की सहयोगी वंचित बहुजन अघाड़ी बार बार अल्टीमेटम दे रही है कि गठबंधन सीटों पर स्थिति साफ करें। हालांकि कांग्रेस कह रही है अभी समय है। इलेक्शन का एक जो कालखंड है, टेन्योर, वो बहुत लंबा है। हम उसके के कारण थोड़ा सा टाइम है हमारे पास डिस्कशन के लिए, चर्चा करने के लिए और वो प्रॉब्लम्स सुलझाने के लिए टाइम है हमारे पास। महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक और झटका तब लगा जब उसके नेता नामदेव उसेडी भाजपा में शामिल हो गए। उनकी गिनती पार्टी के बड़े नेताओं में होती थी और वो विधायक भी रह चुके हैं। महाराष्ट्र में भाजपा सहयोगी दलों के साथ मैदान में उतर रही है तो पंजाब में वो अकेले ही ताल ठोकेगी। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि पंजाब के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के साथ पार्टी जनता के पास जाएगी। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕੱਲੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਰਾਏ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆ फैसला लिया है। पंजाब में पार्टी को उस समय और बल मिला जब कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने पंजाब के विकास के लिए पीएम मोदी की प्रतिबद्धता को सराहा। ये बात कोई पार्टी की नहीं है, बात अब ये भी लोग चाह जब मोदी जी को रहे हैं, उनकी सरकार 10 साल से आगे भी आप सब जगह यही है भी मोदी जी बिल्कुल क्लियर मैंडेट से मेजॉरिटी से वो आ रहे हैं, तो हम पंजाब वाले क्यों पीछे रहें? क्यों ना हम उस यज्ञ में अपना योगदान भी दें और उसमें से अपने पंजाब के लिए कुछ ना कुछ लेके जाएं। दक्षिण में पूरे दमखम से चुनावी मैदान में कूद रही भाजपा कर्नाटक में जेडीएस को साथ लिए हुए है। जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी कुमारस्वामी ने पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के बाद बताया कि उनका दल 3 सीटों पर लड़ेगा। बाकी सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार मैदान में होंगे। कुमारस्वामी एनडीए उम्मीदवार के रूप में मांड्या से चुनाव लड़ेंगे। हासन से जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना एनडीए के उम्मीदवार होंगे। चुनावी गहमागहमी तमिलनाडु में भी बढ़ती जा रही है। राज्य में सत्ताधारी डीएमके के खिलाफ भाजपा चुनाव आयोग पहुंच गई है। प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बयान को लेकर भाजपा ने तुरंत कार्रवाई की मांग की है। स्टालिन सरकार में अनीता आर राधाकृष्णन ने पीएम के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस पर भाजपा बिफरी हुई है। कई दलों के नेताओं के बेहुदा बयानों से नाराज भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई। कई प्रदेशों से वक्तव्य आना शुरू हो रहे हैं, तो चुनाव आयोग को हमने कहा कि इसको आप सही समय पर इन वक्तव्यों के प्रति एक कड़ी भूमिका लेना जरूरी है और चुनाव आयोग ने कहा कि हम इसमें ध्यान देंगे। उधर पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता दिलीप घोष के एक बयान पर तृणमूल कांग्रेस आक्रामक हो गई है। टीएमसी ने ममता के खिलाफ दिए गए बयान पर कार्रवाई की मांग की है। उनका पार्टी में उनका बेइज्जती हो रहा है, उसका प्रोटेस्ट करने का वो दम दिलीप घोष के नहीं है। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो अभी ममता दीदी के बारे में ये लूज टॉक कर दिया है
उसको क्षमा मांगना चाहिए। जैसे जैसे मतदान की तारीखें पास आ रही हैं, सियासी दौड़ भाग लगातार बढ़ रही है। चुनाव में अपना पूरा दमखम दिखाने के लिए सभी दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अब देखना ये होगा कि नतीजों के दिन किसके हाथ क्या आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। UPI कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, औषधि और हरित हाइड्रोजन सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपसी संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रुसेल्स में पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी के लिए बेल्जियम के प्रधानमंत्री को बधाई दी। दोनों नेताओं ने बेल्जियम की अध्यक्षता में यूरोपीय संघ परिषद के तहत भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों नेता पश्चिम एशिया क्षेत्र और रूस यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर सहमत हुए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फिलीपींस के दौरे पर हैं। उन्होंने मनीला में फिलीपींस के विदेश सचिव एनरिक मिनालो के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त रूप से एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हम न केवल महत्वपूर्ण समुद्री राष्ट्र हैं, बल्कि हम इंडो पैसिफिक के दो छोर पर हैं। उन्होंने कहा कि यह भी एक तथ्य है कि हम दो राष्ट्र हैं जो वैश्विक शिपिंग के लिए एक असाधारण प्रतिबद्धता रखते हैं। समुद्री सुरक्षा पर जोर देते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि जैसे जैसे हमारा रिश्ता बढ़ रहा है, रक्षा और सुरक्षा को देखना स्वाभाविक है। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम सहयोग के अन्य पहलुओं को देखें। और न्यूज़ नाइट में आज बस इतना। आपको छोड़े जा रहे हैं देश भर की अन्य बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। भाजपा ने गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में आगामी उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इसमें गुजरात में 5, हिमाचल प्रदेश के लिए 6, कर्नाटक के लिए 1 और पश्चिम बंगाल के लिए 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। हिमाचल में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए सभी 6 विधायकों को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अकोला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को रद्द कर दिया है। इसमें गुजरात में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए सभी 6 विधायकों को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अकोला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को रद्द कर दिया है। इसलिए राज्य विधानसभा चुनाव के बाद ही अकोला पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र को एक नया विधायक मिलेगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में फूलों की होली में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने नरसिम्हा भगवान की शोभा यात्रा में भी भाग लिया। बांदा मंडल कारागार में कैद माफिया सरगना मुख्तार अंसारी को मेडिकल कॉलेज से वापस बांदा जेल भेज दिया गया है। आज सुबह इलाज के लिए मुख्तार को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। इसके साथ ही देश में अरबपतियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक देश में 1319 लोगों के पास 1000 करोड़ रुपए से अधिक दौलत है। एक साल में इस लिस्ट में शामिल लोगों की संख्या में 216 की बढ़ोतरी हुई है।